नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। और सत्ता के दंगल में किसका होगा मंगल, आज ये साफ हो जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव के नतीजे आज सामने आएंगे। दोनों ही राज्यों में सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर कौन से प्रत्याशी जीतते हैं, किस पार्टी का दबदबा होगा, ये आज क्लियर हो जाएगा। थोड़ी देर में रुझान आने भी शुरू हो जाएंगे। झारखंड में 81 सीटों पर नतीजे सामने आएंगे। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। 8 बज चुके हैं और मतगणना को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हालांकि उपचुनाव की बात करें तो 14 राज्यों की 48 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे भी सामने रहेंगे, जिनमें से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ वीआईपी सीटें हैं। वायनाड की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण सीट प्रियंका गांधी कांग्रेस की तरफ से यहां पर चुनावी मैदान में है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर भी उपचुनाव के नतीजे सामने आएंगे। छत्तीसगढ़ की एक सीट पर उपचुनाव के नतीजे सामने आएंगे। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी एक सीट पर चुनावी नतीजे सामने आएंगे। नांदेड़ लोकसभा सीट पर भी नतीजे आज सामने होंगे। 46 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आएंगे। तो दो राज्यों यानी कि महाराष्ट्र और झारखंड में कौन होगा सत्ता पर काबिज, ये आज क्लियर हो जाएगा। स्वदेश न्यूज पर सबसे तेज सटीक नतीजे आपको बताएंगे, क्योंकि 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी और 8 बज चुके हैं। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं मतगणना केंद्रों पर और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। हालांकि पश्चिम बंगाल की बात करें तो 6 विधानसभा सीटों पर आज नतीजे सामने आएंगे। बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर स्थिति क्लियर हो जाएगी, कौन सी पार्टी यहां पर जीतेगी। पंजाब की बात करें तो 4 विधानसभा सीटों पर आज नतीजे सामने आएंगे और स्वदेश न्यूज पर सबसे तेज और सटीक नतीजे आपको बताएंगे कि आखिरकार किस सीट पर कौन सी पार्टी बढ़त बना रही है। उत्तर प्रदेश उपचुनाव की बात करें तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहा उत्तर प्रदेश का उपचुनाव। 9 विधानसभा सीटों पर एक तरफ जहां बीजेपी ने जोर आजमाइश की तो दूसरी तरफ सपा ने भी धुआंधार चुनाव प्रचार किया था। जनता ने अपना मत दे दिया है, जनता ने अपना फैसला सुना दिया। लेकिन अब बारी है प्रत्याशियों की किस्मत का। जो फैसला सामने आया ईवीएम में, जो किस्मत कैद है प्रत्याशियों की, वो आज खुल जाएगी। तो उपचुनाव की बात करें 14 राज्यों की 48 सीटों पर आज चुनावी नतीजे सामने रहेंगे। लेकिन 2 राज्य काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में आज तय हो जाएगा कि सत्तारूढ़ महायुति एक बार फिर से जीत दर्ज करती है या फिर विपक्षी गठबंधन एनडीए बाजी मार जाता है। हालांकि एग्जिट पोल की बात करें तो दोनों ही राज्यों में एनडीए को बढ़त मिलती हुई नजर आई थी। और अब क्या है जनता का मन, थोड़ी ही देर में, कुछ ही घंटों में ये क्लियर हो जाएगा। और देखिए झारखंड में किस तरीके के नतीजे सामने आएंगे, क्या तैयारियां हैं, ये जानने की जरा कोशिश करते हैं। हमारे साथ झारखंड से ब्यूरो चीफ प्रमोद पासवान जुड़ गए हैं। प्रमोद, आज का दिन बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि जनता ने अपना मत दे दिया है, लेकिन अब फैसला आना बाकी है। प्रत्याशियों की किस्मत जो ईवीएम में कैद है वो आज खुलेगी। क्या तैयारियां हैं मतगणना केंद्रों पर झारखंड में? प्रशंसा काफी सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार ये मतगणना जो 8 बजे से प्रारंभ हो जाएगी और सबसे पहले पोस्टल बैलेट पेपर की मतगणना शुरू होगी 8:30 बजे तक। उसके परिणाम 24 केंद्रों पर जिस तरह मतगणना की जा रही है, पोस्टल बैलेट का जो मतगणना का परिणाम है वो 8:30 बजे तक सुबह मिल जाएगा। और प्रथम उसके बाद ईवीएम मशीनों की गिनती मतगणना शुरू हो जाएगी और 9:30 बजे से जो है प्रथम रुझान आने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल, झारखंड की बात करें तो जी, इसके लिए काफी कड़ी सुरक्षा लगाई गई है। सभी जगह पर संथाल जो देखा जा रहा है कि जो इंडिया गठबंधन और इंडिया गठबंधन जो दोनों मिलकर जो प्रचार प्रसार जिसे किए थे घुसपैठ के मुद्दा को लेकर के इंडिया ने झारखंड में अपना चुनाव प्रचार प्रसार किया। उस तरह से मैया सम्मान की योजना से जो इंडिया गठबंधन मैया सम्मान को लेकर के जो जनता के बीच गया, आज शाम तक 4 बजे तक जो है सभी को यह जनता जो है किस्मत की फैसला कर देगी। और सबसे बड़ी बात है चंपाई सोरेन जो कोल्हान सीट से 14 लोकसभा विधानसभा जो वहां से सीट है वो कोल्हान का सीट है, चंपाई सोरेन का गढ़ माना जाता है। आज उस तरीके से जो एनडीए और इंडिया गठबंधन की जो प्रत्याशियों का जो यहाँ से जीतने वाले हैं उन लोग को सरकार जो बनाने के कायस लगा रहे हैं, उन लोग को सभी का निगाह जो है वो कोल्हान सीट पर टिकी हुई है कि कोल्हान सीट में 14 जो विधानसभा सीट पर 2019 में जो है भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से एक भी सीट की बोहनी नहीं हुई थी 2019 में। इस बार देखा जाता है कि अगर वहां से सीटों की इजाफा होता है एनडीए को तो सरकार बनाने की कार्रवाई शुरू करेगी। बिल्कुल प्रमोद, ये तो आपने कुछ वीआईपी सीटें बता दी, लेकिन अगर बात करें हेमंत सोरेन समेत कई कैबिनेट मंत्रियों की साख दांव पर लगी है, उन सीटों पर क्या लग रहा है, क्या नतीजे सामने आ सकते हैं? क्या लग रहा है कि झारखंड की सत्ता में जेएमएम एक बार फिर से बाजी मारेगी या फिर यहाँ पर एनडीए कुछ बढ़त बनाते हुए या फिर कुछ कमाल करते हुए दिखेगी इस बार?
प्रशंसा जिस तरह से चुनाव के नजदीक प्रथम चरण का जिससे मतदान था उसके 2-3 दिन पूर्व में जैसे जिस तरह से जो मतदान होने वाले थे उसकी तरह से जो एनडीए के जो भारतीय जनता पार्टी के जो घटक दल थे जो प्रदेश अध्यक्ष के पद से बाबूलाल मरांडी को पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को वहां से हटा करके और रविंद्र राय को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। उस समय कहीं ना कहीं एनडीए इस बात से घबरा गई थी कि इंडिया गठबंधन जो मैया समाज को लेकर के सभी जगह पे जा रहा है उससे उसको बेनिफिट होने वाला फायदा होने वाला है। और चंपाई सोरेन के जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने रखा है इसलिए कि इंडिया गठबंधन में उनको झारखंड मुख्यमंत्री पद से हटाया गया था, उनको सम्मान में ठेस पहुंचा था। वो उसने सोशल मीडिया पर वायरल भी किया था चंपाई सोरेन की हमको सम्मान इंडिया गठबंधन में नहीं मिला, जेएमएम के नेताओं में नहीं मिला और हम यहाँ चले आए। तो उसके चलते जो है भारतीय जनता पार्टी भी इन्हीं पर टिकी हुई है कि चंपाई सोरेन ही इसमें जो है हम लोग जीत दिला सकते हैं, कोल्हान सीट से जीत दिला सकते हैं। और सबसे बड़ी सीट है बरहेट के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद चुनावी मैदान में है, वहां से चुनाव बराबर बरहेट से जीतते आए हैं। उनकी पत्नी जो है कल्पना सोरेन गांडे से चुनाव लड़ रही है, वो पूर्व उप विधानसभा चुनाव में भी वहां से जो है चुनाव जीती है। वो 3 महीने 4 महीने पहले भी चुनाव जीत चुकी है, विधायक बन रही है। यहाँ से उनका भी किस्मत दांव पर लगा हुआ है। और टुंडी से पूर्व मंत्री मथुरा प्रसाद महतो वहां से लगे हुए हैं। तो काफी जो वीआईपी प्रोफाइल सीटें हैं उन पर सभी की निगाहें लगी हुई है कि शाम होते थे लगभग 3 बजे तक परिणाम जो है सामने आ सकेंगे। प्रमोद, कुल कितने मतगणना केंद्र बनाए गए हैं, इनमें से कितने संवेदनशील मतगणना केंद्र हैं? क्योंकि कई बार हम देखते हैं जैसे ही काउंटिंग शुरू होती है उसके बाद छिटपुट घटनाएं सामने आती हैं, अशांति फैलाने की कोशिश कुछ लोग करते हैं। ऐसे में क्या तैयारियां हैं प्रशासन की तरफ से संवेदनशील मतगणना केंद्रों पर? सर बोलिए। प्रशंसा सबसे बड़ी बात है कि जो झारखंड में इतिहास रहा है कि पिछले 2000 लेकिन पहली बार है दो चरण में चुनाव हुआ है। और यहाँ के जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार है ने काफी सजगता से, काफी सहनशीलता से और काफी संघर्ष से ही इस 2 चरणों में चुनाव को नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में संपन्न कराए हैं। काफी सुरक्षा से मुस्तैदी रखा गया है। विकलांग मतदाताओं को भी काफी सुरक्षा मिला था मतदान करने में। और आज सभी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जो मतदान की गिनती है 24 केंद्रों पर मतदान गिनती केंद्र बनाए गए हैं, उस सभी पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। और सिर्फ जो अधिकारी हैं वो मोबाइल लेके जा सकते हैं अंदर में, अन्यथा किसी को मोबाइल का परमिशन नहीं, पुलिस प्रशासन को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई है। चलिए ठीक है प्रमोद, आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन उत्तर प्रदेश में भी बाय इलेक्शंस के नतीजे आज सामने होंगे। 9 विधानसभा सीटों पर आखिरकार कौन सी पार्टी जीत दर्ज करती है आज ये साफ हो जाएगा। लेकिन जरा समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ लखनऊ से चंदन वर्मा लाइव जुड़ गए हैं। चंदन, उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें तो काफी ज्यादा अहम है ये राज्य। 9 विधानसभा सीटों पर हमने देखा धुआंधार चुनाव प्रचार हुआ, जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। लेकिन क्या लग रहा है आज सत्तारूढ़ बीजेपी बाजी मारेगी या फिर ज्यादातर सीटें जैसा कि हमने देखा जिन सीटों पर नतीजे सामने होंगे सपा के पास है, तो क्या इस बार सपा बाजी मारती हुई दिखाई देगी? क्या लग रहा है आपको? 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ था प्रशंसा, उसके साथ ही आज 23 तारीख यानी 23 तारीख आज मतगणना स्थल पर आज मतगणना होनी है और आज जिनके जो प्रत्याशी हैं उनकी किस्मत खुली। हालांकि अगर देखिए बात की जाए शीशामऊ विधानसभा सीट की तो शीशामऊ पे काफी कम वोटिंग हुई है क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है। लेकिन ऐसे में कहीं अगर बात करी जाए तो समाजवादी पार्टी इस बार कहीं ना कहीं पीछे होती नजर आ रही, क्योंकि जो वोट परसेंटेज जो वहां का रहा है वो वोट परसेंटेज काफी कम रहा है। क्योंकि इससे पिछली बार की अगर बात की जाए तो वोट परसेंटेज काफी ठीक था। वहीं अगर बात कर ली जाए खैर सीट की तो खैर पे भी अब जो जाति समीकरण को लेकर जिस तरह से वोटिंग हुई थी और उसके साथ ही तमाम तरह के जो पोस्टर वॉर हुए थे उसके बाद अब नतीजे आने बाकी है। और आज जो नतीजे की तारीख है, आज अभी नतीजों की तारीख में आज काउंटिंग अभी स्टार्ट हो चुकी है और ये देखना बड़ी बात होगी कि कौन बाजी मारता। हालांकि देखिए खैर हो गई, कुंदरकी विधानसभा सीट हो गई, इन तमाम जो सीटें हैं ये ऐसी सीटें रही है जहां पे योगी बनाम अखिलेश चुनाव हो रहा था। और इस चुनाव में पूरी तरह से जो ताकत झोंकने की अगर बात करी जाए, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंकी, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने भी पूरी ताकत झोंकी। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा देखने को मिला, क्योंकि खैर की अगर बात कर ली जाए तो उससे पहले समाजवादी पार्टी ने अपना कब्जा कर रखा था और अब जब 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं तो उसमें भारतीय जनता पार्टी ने भी कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी। अब देखने वाली बड़ी बात ये होगी कि किस तरह से जो प्रत्याशी है और जो जनता है किस तरह का आशीर्वाद देती है। हालांकि अगर देखिए बात करी जाए तो भारतीय जनता पार्टी का साफ तौर पे कहना है कि हम 9 सीटों पर अपनी विजय हासिल कर रहे हैं। वही अगर केशव प्रसाद मौर्य की बात कर ली जाए तो कल केशव प्रसाद मौर्य ने एक
अपना बयान दिया था उसमें साफ तौर पे कहा था समाजवादी पार्टी अब समाप्तवादी पार्टी होने जा रही है, क्योंकि अखिलेश यादव के जो दावे हैं वो कहीं भी जमीन पर नहीं दिखाई देते, हवा हवाई होते। तो ऐसे में आज 9 सीटों पर मतगणना हो रही है और इस मतगणना में कौन बाजी मारता है ये तो देखने वाली बात होगी। हालांकि कई ऐसी सीटें रही जिस पर काफी पेच फंसता हुआ नजर आया, वो चाहे खैर की बात करी जाए, कुंदरकी की बात करी जाए, चाहे बात करी जाए शीशामऊ की, और चाहे बात कर ली जाए मीरापुर सीट की, क्योंकि मीरापुर सीट भी जो है लगातार योगी आदित्यनाथ जो है वहां पर बैठकें ले रहे थे, लगातार योगी आदित्यनाथ रोड शो कर रहे थे। ऐसे में जो समाजवादी पार्टी है वो भी कहीं से कसर छोड़ती हुई नहीं नजर आ रही थी। चंदन, हमने देखा दोनों ही राजनीतिक दलों ने दमखम के साथ यहाँ पर चुनाव प्रचार किया, नारों की गूंज यहाँ पर देखने को मिली, लेकिन एक फैक्टर रहा है बाय इलेक्शंस में कि जो सत्ताधारी दल रहते हैं उनके पक्ष में जो है वोट जाते। क्या लग रहा है ये फैक्टर काम करते हुए नजर आएगा या फिर समाजवादी पार्टी के ज्यादातर सीटें उनके कब्जे में है? तो शीशामऊ की जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, यहाँ पर कमल खिला ही नहीं है लंबे सालों से, कम 28 साल हो चुके हैं, तमाम कोशिशें बीजेपी ने की, बावजूद इसके लगातार शिकस्त मिलती है। तो क्या इसी तरीके के जो रुझान है वो इस बार फिर से देखने को मिलेंगे, नतीजे देखने को मिलेंगे? बिल्कुल, देखिए प्रशंसा बात करी जाए तो समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से अपने कब्जा कर रखा था, यानी शीशामऊ सीट पर इरफान सोलंकी वहां से विधायक थे, उनको किसी मामले में जेल भेजा गया, उस मामले में जेल में है, और उनकी जो पत्नी है नसीम सोलंकी, उनको मैदान में उतारा गया था। लेकिन अगर बात करी जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी उतार रखा था। साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ, कुछ ऐसी सीटें थी जहां पर योगी आदित्यनाथ खुद जाकर मॉनिटरिंग कर रहे थे और खुद जाकर जो है वो जनसभाएं कर रहे थे, रोड शो कर रहे थे, जनता से मिल रहे थे। तो ऐसे में ये देखने वाली बड़ी बात होगी कि शीशामऊ पे बाजी कौन मारता है। हालांकि देखिए शीशामऊ पे वोट परसेंटेज की अगर बात करी जाए तो वोट परसेंटेज काफी कम देखने को मिल रहा था, लेकिन अब ये देखने वाली बड़ी बात होगी कि किसकी किस्मत जो है खुलती है। हालांकि 28 साल की अगर बात करी जाए तो काफी लंबे समय से समाजवादी पार्टी ने उस पर कब्जा कर रखा था, लेकिन इस बार ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि जो समाजवादी पार्टी का किला है इस बार भारतीय जनता पार्टी ढाने का काम करेगी। तो ऐसे कई जो सीटें हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी जो अपना दबदबा दिखा रही है, जो अपना बता रही है कि हम 9 सीटों पर जो है चुनाव लड़े हैं और 9 सीटों को हम जीत दर्ज करेंगे। तो ऐसे में ये देखने वाली बड़ी बात होगी कि कौन 9 सीटों में कौन कितनी बाजी मार के जाता है, ये तो बड़ी बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो खैर विधानसभा सीट है, उस खैर विधानसभा सीट पर जब बवाल हुआ था, यानी दंगा हुआ था, झगड़ा हुआ था, उसके बाद से अखिलेश यादव का साफ तौर पे कहना था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग मुस्लिम वोटरों को वोट नहीं डालने दिए जा रहे। वहीं डिप्टी सीएम ने कहा था कि बुरखे में जो महिलाएं हैं वो अपनी पहचान न कराने को लेकर पुरुष भी अब बुरखे में जा रहे हैं वोट डालने। तो अब ये बड़ी बात होगी, क्योंकि आज का दिन सबसे अहम है, क्योंकि आज हर प्रत्याशी की और हर जो जनता है, जो क्षेत्र की जनता है, चंदन, प्रत्याशी की किस्मत का आज फैसला होगा। लेकिन चुनाव प्रचार की हम बात करें तो लगातार नारों की गूंज उत्तर प्रदेश की राजनीति में हमें देखने को मिली। पीडीएस के इर्द गिर्द ही ये नारे रहे। प्रचार की बात अगर हम कर ले तो समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव अकेले मैदान में नजर आए, दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से योगी आदित्यनाथ, इसके साथ ही तमाम जो स्टार प्रचारक थे लगातार धुआंधार प्रचार किया। तो क्या लग रहा है इसका असर भी देखने को मिल सकता है नतीजों पर, क्योंकि अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन की तरफ से कोई भी चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं पहुंचा था? क्या इसका नुकसान समाजवादी पार्टी को हो सकता है? बिल्कुल, देखिए प्रशंसा, जिस तरह से समाजवादी पार्टी भी अपनी ताकत झोंकने में लगी हुई थी, वहीं अगर एनडी गठबंधन की देखिए बात करी जाए तो अखिलेश यादव ने ट्विटर एक्स पे ट्वीट किया था कि इस बार जो हमारी रैलियां होंगी, जो दौरे होंगे, जो रोड शो होंगे, उसमें या तो प्रियंका हमारे साथ दिखाई देंगी या राहुल गांधी दिखाई देंगे। लेकिन ऐसा कोई भी नहीं दिखाई दिया। वहीं योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारक के तौर पर उत्तर प्रदेश की 9 सीटों की भी कमान संभाले हुए थे। साथ ही साथ अन्य कई जो राज्य थे वहां पर भी योगी आदित्यनाथ गए और वहां भी काफी गरजे। लेकिन ऐसे में देखने वाली बड़ी बात यह है कि जिस तरह से स्टार प्रचारकों की अगर बात करी जाए तो समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव ने खुद ही मोर्चा संभाल रखा था और हर मंच पर अखिलेश यादव खुद अकेले नजर आए। तो ऐसे में ये सबसे अहम रहेगा और सबसे बड़ा असर ये पड़ने वाला है कि लगातार जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की जो मेहनत है, योगी आदित्यनाथ के जो रोड शो, जो जनसभाएं हुई, इसका बहुत बड़ा फर्क देखने को मिलेगा खासा। हालांकि अब
काउंटिंग भी स्टार्ट हो चुकी है, मतगणना स्टार्ट हो चुकी है, तमाम जो प्रत्याशी हैं उनके जो समर्थन है वो भी वहां पहुंच चुके हैं। लेकिन अब ये देखने वाली बड़ी बात होगी कि इन 9 सीटों में कौन कितनी बाजी मार के जाता है और किसके सर ये ताजपोशी होती है। जी चलिए ठीक है, लखनऊ से चंदन वर्मा हमारे साथ बने हुए थे, आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन प्रमोद पासवान लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए। प्रमोद, क्या कह रही है झारखंड की सियासी आबो हवा फिलहाल, क्योंकि जनता ने तो अपना मत दे दिया है, क्या लग रहा है जेएमएम एक बार फिर से बाजी मारेगी या फिर हमने देखा भ्रष्टाचार का यहाँ पर मुद्दा उठा, तमाम मुद्दे यहाँ पर बीजेपी की तरफ से उठाने की कोशिश की गई, तो क्या लग रहा है बीजेपी यहाँ पर कमाल दिखाते हुए इस बार नजर आ सकती है, सीटों में बढ़ोतरी हो सकती है क्या? बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी जो इस बार 2024 में विधानसभा चुनाव लड़ी, इसमें एक प्रत्याशी में मुख्यमंत्री का चेहरा सामने नहीं रखा। सबसे बड़ी बात है कि अगर जनता के बीच में ये मुख्यमंत्री का नाम एनडीए गठबंधन में खड़ा है, कई विधानसभा क्षेत्रों में जब मतदान होने के पहले जो इन लोग चुनाव प्रचार प्रसार में करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का चुनाव प्रचार प्रसार हुआ, योगी आदित्यनाथ सिंह का प्रचार प्रसार हुआ, प्रधानमंत्री ने कई चाईबासा से लेकर सरायकेला से संथाल से कई जगह पर उन्होंने दौरा चुनावी भाषण किए। सभी जगह एक ही मुद्दा सामने रहा, घुसपैठ का मुद्दा, और दूसरी मुद्दा सामने रहा भ्रष्टाचार का मुद्दा, और तीसरा मुद्दा रहा कि कांग्रेस में जो आलमगीर आलम थे उनके यहाँ जो आयकर की छापेमारी हुई थी उसको लेकर के मुद्दा इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ने उठाया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी जो इस बार चुनाव लड़ी, जो मुख्यमंत्री के चेहरा को सामने नहीं रखा। हालांकि मुख्यमंत्री जो चंपई सोरेन थे इंडिया गठबंधन में जेएमएम में थे, 3 महीना के लिए वो मुख्यमंत्री बने। हेमंत सोरेन जेल जाने के बाद उसको पुनः हेमंत सोरेन जब जेल से बाहर आते हैं तो उनको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ता है। और जब भारतीय जनता पार्टी में गए थे तो लोग यही यकीन कर रहा था कि संथाल भी यही सोचा था कि चंपई सोरेन को हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएगी, लेकिन चंपई सोरेन को भी अंधेरे में रखा गया। भारतीय जनता पार्टी ने उनको भी अंधेरा में रखा, और बाबूलाल मरांडी जो झारखंड विकास मोर्चा में 10 साल से बीजेपी को छोड़ चुके थे, सबसे पहला अगर मुख्यमंत्री देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के ही ओर से सन 2000 में झारखंड का गठन हुआ, और सबसे पहला मुख्यमंत्री जो है झारखंड में यही बने थे, बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री बने थे भारतीय जनता पार्टी की ओर से। लेकिन उसके बाद कुछ ही समय 2 साल के बाद ये वहां से इस्तीफा लेके हटते हैं, और वो अलग से जो पार्टी उनको दरकिनार करती है, तो ये पार्टी से हट करके झारखंड विकास मोर्चा का गठन करते हैं, और 10 साल तक बाबूलाल मरांडी झारखंड विकास मोर्चा की ओर से चुनाव लड़ते हैं। लेकिन वही बाबूलाल मरांडी फिर झारखंड विकास मोर्चा को विलय कर लिए और जाकर के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो उस समय ये लगा कि भारतीय जनता पार्टी जो है बाबूलाल मरांडी को मुख्यमंत्री बना सकती है। लेकिन जब चंपई सोरेन चले गए हैं तो चंपई सोरेन की जनता, संथाल की जनता, पुरानी जनता सोची कि चंपई सोरेन को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने त्यागा है, उनको दरकिनार किया है, तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री आप बने रहिए हमारे साथ, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन केदारनाथ उपचुनाव में कौन बाजी मारेगा ये जरा जानने की कोशिश करते हैं, क्या वहां पर तैयारियां हैं। हमारे साथ अवनीश गुप्ता ब्यूरो चीफ लाइव जुड़ गए हैं। अवनीश, क्या कुछ तैयारियां हैं, क्योंकि 8 बज चुके हैं, काउंटिंग शुरू हो चुकी होगी, क्या कुछ तैयारियां देख पा रहे, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि बाय इलेक्शंस में जो सत्ताधारी पार्टी रहती है वही बाजी मारती है, इस बार कुछ अलग नजर आने वाला है, या फिर केदारनाथ उपचुनाव में जो पिछले के नतीजे रहे, जो पार्टी जीती, क्या एक बार फिर से बीजेपी का कब्जा यहां पर नजर आएगा? ये बात पिछले जो उपचुनाव हुए थे क्योंकि दोनों जो बाय इलेक्शन तो दोनों जो है भाजपा को कमानी पड़ेगी और कांग्रेस से। चलिए ठीक है अवनीश, आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास लौटूंगी मैं। लेकिन जरा समझने की कोशिश करते हैं मध्य प्रदेश को भी, क्योंकि मध्य प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए हैं, बुधनी, इसके साथ ही विजयपुर। अनिरुद्ध सोनू ने हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं भोपाल से। अनिरुद्ध, 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे साख का सवाल है ये बीजेपी के लिए। दूसरी तरफ हमने देखा कांग्रेस ने भी जी तोड़ मेहनत की है, क्या लग रहा है बुधनी लंबे समय से बीजेपी का यहाँ पर कब्जा रहा है, इस बार विजयपुर में क्या कुछ नतीजे सामने आ सकते हैं, इसके साथ ही बुधनी में भी, क्योंकि 8 बज चुके हैं, काउंटिंग शुरू हो चुकी है, उसके बाद थोड़ी देर में स्थिति क्लियर भी हो जाएगी। देखिए, मध्य प्रदेश में भी 2 विधानसभा की सीटों पे उपचुनाव थे, जिनमें विजयपुर और बुधनी शामिल है। और जहां तक बुधनी की बात करें तो बुधनी भारतीय जनता पार्टी का पारंपरिक गढ़ है, और लंबे समय तक यहां पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो अभी वर्तमान में मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री है, वो यहां से विधायक चुनते रहे हैं, और ये सीट पारंपरिक रूप से भारतीय जनता पार्टी की सीट कही जाती है। और जहां तक विजयपुर की बात करें तो विजयपुर से मोहन सरकार के मंत्री राम निवास रावत भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, और उनके
इनका मुकाबला कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा से। और दोनों सीटों की बात करें तो बुधनी और विजयपुर में मतगणना शुरू हो चुकी है। सबसे पहले बैलेट पेपर यानी डाक मतपत्रों की गिनती शुरू हुई है। हालांकि अभी कुछ ही मिनट हुए हैं, थोड़ा सा ही रुझान है, अभी कोई स्थिति क्लियर नहीं है। लेकिन विजयपुर और बुधनी दोनों मध्य प्रदेश की जो सीटें जहां उपचुनाव होना है वहां पे डाक मतपत्रों की गिनती शुरू हो गई है। और जहां तक बात करें बुधनी की तो बुधनी में 13 राउंड की मतगणना होगी और 13 राउंड के लिए 14 टेबलें मतगणना स्थल पे लगाई गई हैं। इसके अलावा हम विजयपुर की बात करें तो विजयपुर में जो मतगणना होगी वो 21 राउंड की मतगणना होगी, जिसके लिए 16 टेबलें लगाई गई हैं। तो हालांकि यानी कि बुधनी में जो नतीजे हैं वो पहले सामने आएंगे, उसके बाद विजयपुर के नतीजे हमें देखने को मिलेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके साथ ही तमाम रिपोर्टर्स लखनऊ से हमारे साथ बने हुए थे। इसके साथ ही अवनीश गुप्ता केदारनाथ से हमारे साथ जुड़े हुए थे। आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।